हम पढ़ रहे हैं फाइन आर्ट की पुस्तक कक्षा 11 के लिए जो ललित कला की जो पाठ्य पुस्तक है उसको पढ़ रहे हैं। मौर्यकालीन कला इसका तीसरा अध्याय आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। अभी इससे पहले हमें इस मानचित्र को देख करके अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखिए, मौर्य काल के कुछ स्थान बताता हूँ। देखिए, गुजरात में गिरनार, ठीक है। मध्य प्रदेश में उज्जैन महाराष्ट्र का इलाका है हालांकि, महाराष्ट्र में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इलाकों में कुछ सांची, पनगुरारिया, रूपनाथ। इसके अलावा मध्य भारत के इलाकों में गुजारा, इसके अलावा कौशंबी, सारनाथ। बिहार की ओर चले जाते हैं तो पाटलिपुत्र, सारनाथ, लुम्बिनी, रामपुरवा, नेपाल के आसपास के बॉर्डर के इलाकों में। और अगर हम ऊपर और चले जाते हैं हरियाणा, पंजाब और फिर हिमाचल प्रदेश के इलाकों के आसपास, तो वहाँ एक तो तोपरा, कलसी, मेरठ और बहरूप, ये सारे इलाके, ठीक है। और ऊपर पाकिस्तान के इलाकों की तरफ चले जाते हैं तो अफ़गानिस्तान में कांदार और लंपका। और जो पाकिस्तान है उसमें, वर्तमान पाकिस्तान में शाहबाजगढ़ी और तक्षशिला और मनशेरा, ये सब हैं। और नीचे उड़ीसा की तरफ आते हैं तो कलिंग और धौली और धौली जौगड़ दोनों। दक्षिण भारत के इलाकों में सोपारा, सन्नति, ये कर्नाटक, और मस्की कर्नाटक में, और येरागुड़ी और ब्रह्मगिरी ये आ जाते हैं तमिलनाडु में। तो ये सारे इलाके जो हैं, यहाँ इलाकों की बात हम करेंगे विस्तार से। मौर्यकालीन स्थलों का मानचित्र नक्शे की बाहरी रेखा पैमाने पर नहीं है, उस पर ध्यान न दें। मौर्यकालीन कला ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। ये दोनों धर्म श्रमण परंपरा के अंग थे। देखिए, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, ठीक है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में दोनों धर्म श्रमण परंपरा के अंग थे। दोनों ही धर्म जल्दी लोकप्रिय हो गए क्योंकि वे सनातन धर्म की वर्ण एवं जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और उसने अन्य राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी तक मौर्यों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था और ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मौर्यों के नियंत्रण में आ गया। मौर्य सम्राटों में अशोक एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ जिसने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्धों की श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया था। देखिए, ये दोनों ही सनातन धर्म की वर्ण एवं जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। उसने मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, उसने अन्य राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी तक मौर्यों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था। ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मौर्यों के नियंत्रण में आ गया। मौर्य सम्राटों में अशोक एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ। इसने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्धों की श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया था। धार्मिक पद्धतियों के कई आयाम होते हैं और वे किसी एक विधि तक ही सीमित नहीं होती। उस समय यक्षों और मातृदेवियों की पूजा भी काफ़ी प्रचलित थी। इस प्रकार पूजा के अनेक रूप विद्यमान थे, तथापि इनमें से बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हो गया था। यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद भी काफ़ी लोकप्रिय रही, लेकिन आगे चलकर ये बौद्ध और जैन धर्मों में विलीन हो गई यक्ष पूजा, ठीक है। अब हम बात करते हैं खंबे, मूर्तियाँ और शैलकृत वास्तुकलाएँ। सजावटी कमल सहित एक स्तंभ और शीर्ष यहाँ पर दिया गया है। तो ये किससे संबंधित है समझते हैं इसको। देखिए, खंबे, मूर्तियाँ और शैलकृत वास्तुकला। मठ के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस श्रमण परंपरा का एक अंग हो गया। तथापि इस कालावधि में स्तूपों और विहारों के अलावा अनेक स्थान पर पत्थर के स्तंभ बनाए गए, चट्टानें काटकर गुफाएं और विशाल मूर्तियां बनाई गईं। स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है और ये देखने में आया है कि
एकेमेनियन साम्राज्य में भी स्तंभ बनाए जाते थे, लेकिन मौर्यकालीन स्तंभ एकेमेनियन स्तंभों से भी भिन्न किस्म के हैं। मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों से कटे हुए एक विशाल पत्थर से बने हुए स्तंभ हैं, जिसमें उत्कीर्णकर्ता कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि एकेमेनियन स्तंभ राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़े से जोड़कर बनाए जाते थे। मौर्य काल में प्रस्तर स्तंभ संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में कई स्थानों पर स्थापित किए गए थे और उन पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे। ऐसे स्तंभों की चोटी पर सांड, शेर, हाथी जैसे जानवरों की आकृति उकेरी हुई होती हैं। सभी शीर्षाकृतियाँ हस्तपुष्ट हैं और उन्हें एक वर्गाकार या गोल वेदी पर खड़ा उकेरा गया है। गोलाकार वेदियों को सुंदर कमल फूलों से सजाया गया है। शीर्षाकृतियाँ वाले प्रस्तर स्तंभों में कुछ स्तंभ आज भी सुरक्षित हैं और बिहार में बसरा, बखीरा, इसके अलावा लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा और उत्तर प्रदेश में सनकिसा व सारनाथ में देखे जा सकते हैं। बिहार में बसरा, बखीरा और लौरिया, नंदनगढ़, बिहार में कहाँ बसरा, बखीरा, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा इनमें, और उत्तर प्रदेश में सनकिसा व सारनाथ में देखे जा सकते हैं। सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष, जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध हैं, मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है सारनाथ का। ठीक है, यह आज हमारी राष्ट्रीय प्रतीक भी है सारनाथ का, यही स्तंभ जिसमें शीर्ष में सिंह बनाए हुए हैं। यह बड़ी सावधानी से उकेरा गया। इनकी गोलाकार वेदी पर दहाड़ते हुए 4 शेरों को बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित हैं। ठीक है, उस वेदी के निचले भाग में घोड़ा, सांड, हिरन को गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है, जिसमें मूर्तिकार के उत्कृष्ट कौशल की साफ झलक दिखाई देती है। यह स्तंभ शीर्ष धम्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक मानते हैं और बुद्ध जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना का द्योतक हैं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यक्षिणियों और पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई गई। शीर्षाकृतियाँ वाले प्रस्तर स्तंभ बनाए गए और स्थापित किए गए और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गईं। इनमें से अनेक स्मारक आज भी मौजूद हैं, जिनसे यक्ष पूजा की लोकप्रियता का पता चलता है। और यह भी जाना जा सकता है कि यक्ष पूजा आगे चलकर किस तरह जैन धर्म और बौद्ध धर्म के स्मारकों में आकृति प्रस्तुतिकरण का अंग बनी। पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्षों और यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई हैं। ये विशाल प्रतिमाएं अधिकतर खड़ी स्थिति में दिखाई गई हैं। इन सभी प्रतिमाओं में एक विशेष तत्व है कि इनकी सतह पॉलिश की हुई यानी चिकनी होती हैं। सतह जो होते हैं पॉलिश की हुई यानी चिकनी होती हैं। इनके चेहरों पर प्रकृति विज्ञान का निपुणता और प्रकृति विज्ञान की निपुणता एवं स्पष्टता दिखाई देती है चेहरों पर, और अन्य अंग प्रत्यंग का उभार स्पष्ट दिखाई देता है। यक्षिणी की प्रतिमा एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दीदारगंज पटना से देखा जा सकता है। दीदारगंज पटना, यह लंबी, ऊंची, सुसंगठित प्रतिमा है और इसे देखने से पता चलता है निर्माता जो है मानव रूपाकृति के चित्रण में कितना अधिक निपुण था और संवेदनशील था। इस प्रतिमा की सतह चिकनी है। पक्की मिट्टी से बनी आकृतियां और इन प्रतिमाओं में चित्रण की दृष्टि से बहुत अधिक अंतर दिखाई देता है। ओडिशा में धौली स्थल पर चट्टान को काटकर बनाई गई विशाल हाथी की आकृति भी मूर्ति कला में रेखांकन लय पारखी की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, ओडिशा में धौली स्थल पर चट्टान को काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति भी मूर्ति कला में रेखांकन लय उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है। ये सभी प्रतिमाएं आकृति के निरूपण के सुंदर उदाहरण हैं। बिहार में 12 बार की पहाड़ियों में शैलकृत गुफा चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा है, जिसे बिहार में लोमस ऋषि की गुफा कहते हैं। इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप यानी मेहराब की तरह सजा हुआ है। चैत्य के मेहराब पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी गई है। ठीक है, इस गुफा का भीतरी कक्ष आयताकार है और उसके पीछे गोलाकार कक्ष हैं।
प्रवेश द्वार बड़े कक्ष की तरह दीवार पर है। ठीक है, ये गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीविक पंथ संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई थी। लोमस ऋषि की गुफा इस काल का एक अलग अकेला उदाहरण है, मगर परवर्ती काल में पूर्वी और पश्चिमी भारत में अनेक बौद्ध गुफाएं खोजी गई थी। तो ये है बिहार की लोमस ऋषि की गुफा, शैलाकृत गुफा है। ये शैलाकृत गुफा यानी चट्टान को काट कर बनाई गई गुफा है। ठीक है, इस गुफा का प्रवेश द्वार जो है वह मेहराब यानी कि चैत्य चाप, अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप की तरह सजा हुआ है। चैत्य के मेहराब पर गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी गई है। इस गुफा का भीतरी कक्ष आयताकार है और उसके पीछे एक गोलाकार कक्ष है। ठीक है, प्रवेश द्वार बड़े कक्ष की तरह बनाए गए और ये गुफा जो है मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीविक पंथ या संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई। लोमस ऋषि की गुफा इस काल का एक अलग अकेला उदाहरण है। ठीक है, मगर परवर्ती कालों में पूर्व और पश्चिमी भारत में बौद्ध गुफाएं बहुत सारी देखी गई हैं। बौद्ध और जैन धर्मों की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों के निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हो गए थे, किंतु अनेक उदाहरण ऐसे भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि सनातन धर्म हिंदू देवी देवों की प्रतिमाएं भी बनती रहीं। ये जान लेना जरूरी होगा कि स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों यानी रेलिक्स पर बनाए गए थे। ऐसे अनेक स्तूप में राजगिरी, वैशाली और वेथद्वीप एवं पावा नेपाल में, कपिलवस्तु, इसके अलावा अलकप्पा एवं रामग्राम और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एवं इसके अलावा पिप्पलिवान में स्थापित हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दें, बिहार में राजगिरी, वैशाली, वेथद्वीप, पावा, इसके अलावा नेपाल में कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम और यूपी में कुशीनगर एवं पिप्पलिवान में स्थापित हैं। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि बुद्ध के अनेक अवशेषों पर स्तूप बनाए गए हैं। ऐसे स्तूप अवंती और गांधार जैसे स्थानों पर बनाए हुए हैं जो गंगा की घाटी से बाहर बसे हुए थे। स्तूप, विहार और चैत्य बौद्धों और जैनों के मठीय संकुलों यानी परिसर के भाग हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश भवन प्रतिष्ठान बौद्ध धर्म के हैं। ठीक है, स्तूप, विहार और चैत्य जो हैं बौद्धों और जैन धर्मों के मठीय संकुलों यानी जो परिसर होते थे उनके मठीय संकुल के उस परिसर के भागों में है, लेकिन इनमें से अधिकांश भवन प्रतिष्ठान बौद्ध धर्म के हैं। ठीक है, बौद्धों और जैनों दोनों के लिए अधिकांश बौद्ध धर्म के हैं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी की स्तरीय संरचना का एक उदाहरण राजस्थान में बेराठ स्थल पर स्थित स्तूप है। सांची का महान स्तूप, जिस पर आगे चर्चा की जाएगी, अशोक के शासनकाल में ईंटों से बनाया गया था और बाद में उसे पत्थर से भी ढक दिया गया था और नई नई चीज़ें लगा दी गई। कालांतर में ऐसे बहुत से स्तूप बनाए गए जिनसे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान और उसके बाद हमें अनेक अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं जिनमें दानदाताओं का नाम और कहीं कहीं तो उनके पेशे का नाम भी दिया गया। इन स्तूपों और राजसी संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। संरक्षकों में आम भक्तों से लेकर गृहपति यानी गृहपति और राजा महाराजा भी शामिल थे। कई स्थलों पर श्रेष्ठ जनों या व्यापारिक श्रेणियों द्वारा दिए गए दानों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसे अभिलेख बहुत कम पाए गए हैं जिनमें कलाकारों या शिल्पकारों का भी नाम दिया गया हो। अलबत्ता महाराष्ट्र में पीतलखोड़ा गुफा में कलाकार कहना और कोंडाने गुफा में उसके शिष्य का नाम अवश्य उल्लिखित है। तो महाराष्ट्र में पीतलखोड़ा जो गुफा है उसमें कलाकार कान्हा का नाम और कोंडाने गुफा में उसके शिष्य बालक का नाम जो है अवश्य उल्लिखित हैं। कुछ अभिलेखों शिलालेखों में शिल्पकारों की श्रेणियां जैसे प्रस्तर उत्कीर्णक, स्वर्णकार, पत्थर घिसने और चमकाने वाले, बढ़ई आदि का भी उल्लेख है। आमतौर पर संपूर्ण कार्य सामूहिक सहयोग से किया जाता था, लेकिन कहीं कहीं स्मारक के किसी खास हिस्से का निर्माण किसी खास संरक्षक के सौजन्य से कराए जाने का उल्लेख पाया गया है। व्यापारी जन अपने दान का अभिलेख लिखवाते समय मूल स्थान का भी उल्लेख करवाते थे। ठीक है, ये एक हाथी बनाया हुआ है धौली में और इसके अलावा लोमस ऋषि की गुफा द्वारा ये आपको दिखाया गया है। अब देखिए सिंह, शीर्ष और सारनाथ की बात हम करेंगे।
वाराणसी के निकट सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए सिंह शीर्ष लॉयन कैपिटल को आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष कहा जाता है। ये मौर्यकालीन मूर्तिकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ये भगवान बुद्ध द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया और ये भगवान बुद्ध द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना के स्मृति में बनवाया गया, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। इस सिंह शीर्ष के मूलतः 5 भाग थे। एक तो स्तंभ था उसमें, जिसको हम शेफ्ट कहते हैं, जो अब कई भागों में टूट चुका है स्तंभ। ठीक है, इसमें एक कमल घंटी का आधार है, दूसरा इसमें भाग। तीसरा भाग क्या है, उस पर बना हुआ एक ढोल, ठीक, जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति में दिखाए गए हैं। ठीक है, पेटी का जैसा है नीचे है। ठीक है, चौथा है 4 तेजस्वी सिंगों की आगे पीछे जुड़ी हुई प्रतिमाएं, आकृतियां। और 5वां एक सर्वोपरि तल धर्म चक्र, जो कि बड़ा पहिया है। यह चक्र इस टूटी हुई हालत में है और सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। ठीक है, इस सिंह शीर्ष को ऊपरी चक्र और कमलाधार के बिना भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, अब देखिए, सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में संरक्षित किए हुए सिंह शीर्ष पर एक वेदी पर 4 सिंह और एक दूसरे से पीठ जोड़कर बैठाए गए हैं। शेरों की चारों आकृतियां अत्यंत प्रभावशाली एवं ठोस हैं। प्रतिमा की स्मारकीय विशेषता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती हैं। शेरों के चेहरे पर पेशी विन्यास बहुत सुदृढ़ प्रतीत होता है। होठों की विपर्यस्त रेखाएं और होठों के अंत में उनके फैलाव का ये प्रभाव स्पष्ट दिखाता है कि कलाकार की अपनी सूक्ष्म दृष्टि शेर के मुख का स्वाभाविक चित्रण करने में सफल रही। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शेरों ने अपने भीतर सांस भीतर रोक रखी हैं। अयाल जो है होती हैं, केसर की रेखाएं तीखी हैं और उस समय प्रचलित परंपराओं का पालन किया गया है। प्रतिमा की सतह को अत्यधिक चिकना या पॉलिश किया हुआ बनाया गया है, जो कि मौर्यकालीन मूर्तिकला की एक खास विशेषता है। शेरों की घुंघराली अयाल राशि निकली हुई दिखाई गई हैं। शेरों के शरीर के भारी बोझ को पैरों के फैली हुई मांसपेशियों के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया है। शीर्ष फलक यानी कि एबेकस पर एक चक्र बना हुआ है, जिसमें चारों ओर फैले हुए कुल मिलाकर 24 अरे हैं। ठीक, आरे, और प्रत्येक चक्र के साथ सांड और एक चक्र बना हुआ है। प्रत्येक चक्र मतलब एक पूरा जब साइकिल हो जाता है, घूम करके आते हैं, तो पूरे एक साइकिल के साथ, एक चक्र के साथ जो है सांड, घोड़ा, हाथी, शेर, सांड, घोड़ा, हाथी, शेर, सांड, घोड़ा, हाथी, शेर की आकृतियाँ सुंदरता से उकेरी गई हैं। चक्र का स्वरूप संपूर्ण बौद्ध धर्म में धम्म चक्र के निरूपण के लिए महत्वपूर्ण बन गया। प्रत्येक पशु आकृति सतह से जुड़ी होने के बावजूद काफ़ी विस्तृत हैं। उनकी मुद्रा शीर्ष फलक पर गतिमान प्रतीत होती हैं। प्रत्येक चक्र के बीच सीमित स्थान होने के बावजूद इन पशु आकृतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार में सीमित स्थान भी दर्शाने की पर्याप्त क्षमता थी। वृत्ताकार शीर्ष फलक एक उल्टे कमल की आकृति पर टिका हुआ था। कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी को उसकी सघनता को ध्यान में रख के बनाया गया था। नीचे के हिस्से में वक्र तलों को सुंदरता से उकेरा गया था। ठीक है, वक्र तलों इन मुड़े हुए तलों को। ठीक है, यह स्तंभ की आकृति होने के कारण यह समझा गया था कि चारों ओर से देखा जाएगा, इसलिए दृष्टि बिंदुओं को निश्चित सीमा नहीं दी गई है। ठीक है, सिंह शीर्ष सांची में भी पाया गया है, पर वह टूटी फूटी हालत में है। सिंह शीर्ष वाले स्तंभ बनाने का क्रम परवर्ती काल में भी जारी रहा। अब देखिए, यक्षिणी और
दीदारगंज। यक्षिणी और दीदारगंज, देखिए ये प्रतिमाएं बनी हुई हैं यक्षिणी और यक्षिणी दीदारगंज के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। इन प्रतिमाओं को आप देख सकते हैं पीठ की तरफ से और आगे की तरफ, दोनों तरफ से इनको दिखाई गई हैं, ठीक है। यक्षिणी की प्रतिमाएं आपके सामने प्रस्तुत हैं। देखिए यहाँ पर भी यक्षिणी की सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हैं। यक्षिणी की ये प्रतिमाएं भी आप देख सकते हैं। हाथ में चामर चौरी पकड़े हुए यक्षिणी की जो आदमकद मूर्ति आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली हैं। दीदारगंज, आधुनिक पटना की दीदारगंज, वह भी मौर्यकालीन परंपरा की एक विस्तृत विलक्षणीय प्रतिमा है। यह मूर्ति पटना संग्रहालय में रखी हुई है। यह लंबी मूर्ति बलुआ पत्थर की बनी हुई है। इसका अंग विन्यास संतुलित एवं समानुपातिक है। इसकी सतह पॉलिश की हुई चिकनी है। यक्षिणी को दाहिने हाथ में चौरी पकड़े हुए दिखाया गया है, दूसरा हाथ टूटा हुआ है, दाहिने हाथ में चौरी पकड़ी हुई है, ठीक। इस प्रतिमा में रूप और माध्यम से प्रयोग की गई कुशलता बरती गई है। गोल गठीली काया के प्रति मूर्तिकार की संवेदनशीलता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। चेहरा एवं कपोल गोल गोल हैं, मांसल दिखाए गए हैं, लेकिन गर्दन अपेक्षाकृत चौड़ी हैं। गर्दन अपेक्षाकृत छोटी है, मतलब ज़्यादा गर्दन नहीं बनाई है इन्होंने, ठीक है। गर्दन अपेक्षाकृत छोटी हैं। यक्षिणी गले में हार पहने हुए हैं जो पेट तक लटका हुआ है। पैर पर पेट पर पहनी हुई चुस्त पोशाक के कारण पेट आगे निकलता हुआ प्रतीत होता है। अधो वस्त्र को बड़ी सावधानी से बनाया गया है। टांगों पर पोशाक का मोड़ बाहर निकला हुआ दिखाया गया है जो कुछ पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न करता है। पोशाक की मध्यवर्ती पट्टी ऊपर से नीचे तक टांगों पर गिर रही हैं। वह पैरों के मोटे वजन वाले आभूषण पहने हुए हैं। अपनी टांगों पर मजबूती से खड़ी हुई हैं। धड़ भाग का भारीपन उसके भारी उर्जों में दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। और सिर के पीछे केश राशि गांठ में बंधी हुई हैं। पीठ खुली है। पीछे का वस्त्र दोनों टांगों को ढकता है। दाहिने हाथ में पकड़ी हुई चौरी की प्रतिमा पीठ पर फटी हुई रेखाओं के रूप में रेखांकित हैं, ठीक है। तो दाहिने हाथ में जो इन्होंने एक, जैसे मैंने बताया, चौरी पकड़ी हुई, वो पीछे की तरफ, पीठ से पीछे की तरफ गई हुई भी प्रतीत होती है। ये चौरी जो है पीछे फटी हुई रेखाओं के रूप में, मतलब बिखरी हुई ऐसे प्रतीत होती हैं, ठीक है। परवर्ती शताब्दी के स्तूपों में बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई, जैसे कि प्रतिमाओं से अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा का पथ। ऐसे अनेक स्तूप भी हैं जिनका निर्माण मूल रूप से तो पहले किया गया था, पर आगे चलकर दूसरी शताब्दी में उनमें कुछ और नए जोड़ दिए गए। स्तूप में बेलनाकार ढोल, स्तूप में क्या, एक बेलनाकार ढोल, एक वृत्ताकार अंडा और चोटी पर एक हर्मिक और छत्र होता था, ठीक। ये भाग हिस्से जो भी थे ये हिस्से सदा ज्यों के त्यों रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इनके रूप और आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया। गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावा प्रवेश द्वार भी जोड़ दिए गए। इस प्रकार स्तूप स्थापत्य में वास्तुकारों और मूर्तिकारों ने अपना कौशल दिखाने की काफ़ी गुंजाइश की है। उनमें यथावश्यक परिवर्धन कर सकते हैं और नई नई प्रतिमाएं उकेर सकते हैं। स्तूप आराधना, ये है भरहुत का स्तूप। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाओं या आकृतियों के दर्शन नहीं होते। बुद्ध को प्रतीकों जैसे कि पद चिन्हों, स्तूपों, कमल सिंहासन, चक्र आदि के रूप में दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि इस समय तक पूजा या आराधना की पद्धति सरल थी और कभी कभी जीवन की घटनाओं को चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता था। जातक कथा या बुद्ध की जीवन की किसी घटना का बौद्ध वर्णन जो है बौद्ध परंपरा का अभिन्न अंग बन गया। जातक कथाएं स्तूपों के परिक्रमा पथों और तोरण द्वारों पर चित्रित की गई हैं। चित्रात्मक परंपरा में मुख्य रूप से संक्षेप आख्यान, सतत आख्यान और घटनात्मक आख्यान पद्धति का प्रयोग किया गया है।
वैसे तो सभी बौद्ध स्मारकों के मुख्य विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं ये है, लेकिन मूर्तियों या आकृतियों से सजावट के मामले में जातक कथाएं भी समान रूप से महत्वपूर्ण रहीं। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पर उनमें से अक्सर बुद्ध के जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति और धम्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण, जन्म चक्र से मुक्ति की घटनाओं को ही अक्सर चित्रित किया गया है। जन्म चक्र से मुक्ति को महापरिनिर्वाण कहते हैं, ज्ञान को बुद्धत्व कहते हैं। जिन जातक कथाओं का अक्सर अनेक स्थानों पर बार बार चित्रण दर्शाया गया, वे मुख्य रूप से छदंत जातक, इसके अलावा विदुर पंडित जातक, इसके अलावा रुरु जातक, इसके अलावा सिबी जातक, इसके अलावा वेशांतर जातक और शम जातक। कौन कौन से जातक हैं? छदंत जातक, विदुर पंडित जातक, रुरु जातक, सिबी जातक, वेशांतर जातक और शम जातक। क्या आप क्या सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं कि भारत में प्रतिमाएं, मूर्तियां बनाने की कला मौर्य काल से शुरू हो गई थी? इस संबंध में आपके विचार क्या हैं? उदाहरण सहित लिखें। बिल्कुल, बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्मों के संदर्भ में। ठीक है, स्तूप का क्या महत्व था और स्तूप वास्तुकला का विकास कैसे हुआ? बुद्ध के जीवन की वे 4 घटनाएं कौन सी थी जिन्हें बौद्ध कला के भिन्न भिन्न रूपों में चित्रित किया गया? ये घटनाएं किस बात की प्रतीक थीं? जातक क्या हैं? जातकों का बौद्ध धर्म से क्या संबंध है? पता लगाइए। अगला पार्ट हो जाएगा मौर्य भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ, लेकिन इसको अभी हम समझेंगे नहीं, इसको अभी समझ लेते हैं एक साथ। देखिए, ईसा पूर्व 2री शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो ऐसा विशाल मौर्य साम्राज्य जो है उसको अपने अपने नियंत्रण में बहुत सारे शासक बाद के उत्तरवर्ती शासकों ने ले लिया। इनमें उत्तर भारत में और मध्य भारत में कुछ हिस्सों में जो शुंग, कण्व, कुषाण और गुप्त शासक थे, उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया। और दक्षिणी भारत में सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं, अभीरों और वाकाटकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। संयोग वंश ईसा पूर्व 2री शताब्दी में सनातन धर्म, 2 मुख्य संप्रदायों वैष्णव धर्म और शैव धर्म का भी उदय हुआ। भारत में ईसा पूर्व 2री शताब्दी के ऐसे अनेक स्थल हैं जिनका उल्लेख करना भी विषय की दृष्टि से उपयुक्त होगा। ठीक है, मूर्तिकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण नमूने विदिशा, भरूच मध्य प्रदेश में, और इसके अलावा बोध गया बिहार में, इसके अलावा जगैयपेट आंध्र प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, खंडगिरी उदयगिरी ओडिशा में, पुणे के निकट भज, नागपुर के निकट पावनी, ये जो है महाराष्ट्र में पाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ उत्कृष्ट नमूनों में मध्य प्रदेश के 2 हैं, विदिशा भरूच, बिहार में बोध गया, और जगैयपेट जो हैं जगैयपेट आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मथुरा, और खंडगिरी और उदयगिरी ओडिशा में, पुणे के निकट भज, पावनी जो है नागपुर के निकट महाराष्ट्र में पाए गए हैं। भरूच जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ भरूच में एक यक्षिणी की प्रतिमा दिखाई गई है। भरूच क्या, ध्यान दीजिएगा। भारत में पाई गई मूर्तियाँ मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घाकार लंबी हैं। प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार और रेखिकता का ध्यान रखा गया है। आकृतियाँ चित्र की सतह से उभरी हुई नहीं है। आख्यानात्मक उभार में तीनों आयामों का भ्रम एक और झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाए गए हैं। आख्यान में स्पष्टतः मुख्य घटनाओं के चुनाव से बढ़ गई हैं। आख्यान में स्पष्टतः मुख्य घटनाओं के चुनाव से बढ़ गई हैं। स्पष्टता जो है वो मुख्य घटनाओं से बढ़ गई हैं। भरूच में आख्यान फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाए गए हैं, लेकिन ज्यों समय आगे बढ़ता जाता है, कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की परिधि में प्रकट होने लगते हैं। कभी कभार
एक भौगोलिक स्थान पर अनेक घटनाएं चित्र की परिधि में एक साथ चित्रित की गई हैं, जबकि कहीं कहीं एक घटना को संपूर्ण चित्र में चित्रित किया गया है। मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया है। आख्यान यानी कथानक में यक्ष और यक्षिणियों के जुड़े हुए हाथ की तथा अकेली आकृतियों में हाथों को चपटा और छाती से लगा हुआ दिखाया गया है। लेकिन कुछ मामलों में खास तौर पर बाद वाले समय में हाथों को स्पष्ट रूप से छाती से आगे बढ़ा हुआ दिखाया गया है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कला शिल्पियों को, जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते थे, उत्कीर्णन की विधि को समझना कितना जरूरी होता था। प्रारंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य होता था। उसके बाद मानव शरीर और अनेक रूपों को उकेरा या बनाया जाता था। चित्र की सतह के छिछले उत्कीर्णन के कारण हाथों और पैरों को बाहर निकलता हुआ दिखाना संभव नहीं था, इसलिए हाथों को जुड़ा हुआ और पैरों को बढ़ा हुआ दिखाया गया है। शरीर ज़्यादातर कड़ा और तना हुआ दिखाया जाता है और भुजाएं व पैर शरीर के साथ चिपके हुए दिखाए गए हैं। किंतु आगे चलकर ऐसी दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया। आकृति का उत्कीर्णन गहरा होने लगा और आयतन बढ़ गया, जिससे मनुष्य तथा जानवरों के शरीर का प्रतिरूपण असली जैसा दिखाई होने लगा। भरहुत बोध गया, सांची स्तूप 2 और जगैया पेट में पाई गई मूर्तियां इस शैली के उदाहरण हैं। ठीक है। भरहुत की आख्यान उद्वृत्तियाँ रिलीफ से स्पष्ट होता है कि कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानियाँ कह सकते थे। एक ऐसी ही आख्यान उद्धृति में सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी के एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया है। इसमें महारानी की आकृति को लेटी हुई अवस्था में और एक हाथी को उसके ऊपर से उतरकर महारानी महादेव की कोख में गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए दिखाए गए हैं। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है। उनमें कथा के भौगोलिक स्थल के अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। जैसे रुरु जातक में बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। इसी चित्र में एक अन्य घटना को राजा को अपनी सेना के साथ जोड़ता हुआ दिखाया गया है। ठीक है। राजा हिरण पर तीर छोड़ने वाला था। जिस आदमी की हिरण ने रक्षा की, उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अंगुली से हिरण को इशारा करते हुए दिखाया गया है। कथा के अनुसार आदमी ने बचाए जाने के बाद हिरण को वचन दिया था कि वह किसी भी व्यक्ति उसकी पहचान नहीं बताएगा। लेकिन जब राजा हिरण की पहचान बताने वाले पुरस्कार देने की घोषणा करता है तो वह आदमी अपने वचनों से फिर जाता है और राजा को उसी जंगल में ले जाता है जहाँ हिरण ने उसकी जान बचाई थी। ऐसी जातक कथाएं स्तूपों को अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई गई। ये जान लाना भी दिलचस्प होगा कि विभिन्न प्रदेशों में ज्यों ज्यों स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया, उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगा। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दियों की सभी पुरुष प्रतिमाओं में केश सज्जा को गूंथे हुए रूप में दिखाया गया था। कुछ मूर्तियों में तो ये जगह एक सी पाई जाती हैं। भरहुत में पाई गई कुछ मूर्तियाँ आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संरक्षित की गई हैं। अब हम बात करते हैं सांची स्तूप का। मूर्तिकला के विकास के अगले चरण को सांची के स्तूप 1 मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेंगी स्थान पर पाई गई मूर्तियों से देखा जा सकता है। ये चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची स्तूप 1 में ऊपर और नीचे 2 प्रदक्षिणा पथ हैं। चारों ओर तोरण और जो सुंदरता से सजे हुए हैं। इन तोरणों पर बुद्ध की जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार है और संपूर्ण अंतराल में भरा हुआ है। हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक और शरीर के अंग प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई देती है। सिर काफ़ी उठे हुए हैं। बाहरी रेखाओं की कठोरता यानी अनियमितता जो है, कठोरता है, वो कम हो गई है। आकृतियों को गति दे दी गई है। आख्यान में विस्तार आ गया है। उकेरने की तकनीकें भरहुत की तुलना में
अधिक उन्नत होती गई हैं। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी रहा है। सांची के स्तूप एक में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिए गए, किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटी अवस्था में और उसके ऊपर उतरते हुए हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से किया गया है। कुछ ऐतिहासिक आख्यानों जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध का कपिल वस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन आदि को पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं, हालांकि उनके रूपाकृतिक यानी अंग प्रत्यंगों के प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर हैं। अब यहाँ पर कुछ दिखाए गए, जैसे स्तूप एक की योजना जो है वो सांची वाले दिखा देता हूँ। उसमें क्या क्या है देखिए, एक तो वेदिका बनी हुई है चारों ओर, ठीक, फिर तोरण बने हुए हैं चारों ओर, एक वेदिका मतलब चारों ओर की जो दीवार है एक तरीके से, ठीक है। प्रदक्षिणा पथ जो है, उस प्रदक्षिणा पथ के बाहर की जो बाड़ होती है उसको वेदिका कहते हैं। वेदिका, फिर 4 गेट है, उसको तोरण बनाए गए ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर एक अंदर फिर बनाई गई हैं, उसको मेदी कहते हैं, ठीक। फिर प्रदक्षिणा पथ के और बनाए गए हैं, फिर एक अंड बनाया गया है और अंड के ऊपर एक हर्मिका बनाई गई है, हर्मिका के ऊपर एक छतरी बनाई गई है, ठीक है। जैसा कि स्तूप जो होता सामान्यतः आपकी योजना के दिमाग में आता ही होगा। उत्कीर्ण एक उत्कीर्ण आकृतियाँ स्तूप एक जो हैं उसमें सांची में ये दिखाई गई हैं। मथुरा, सारनाथ एवं गांधार। अब हम बात करते हैं अन्य जगहों की। ईसा की पहली शताब्दी में, उसके बाद उत्तर भारत में गांधार और पाकिस्तान में, व मथुरा और दक्षिण भारत में वेनगी आंध्र प्रदेश कला उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कहाँ पर देखिए, ईसा की पहली शताब्दी में और उसके बाद में उत्तर भारत में गांधार, अब पाकिस्तान में पड़ता है गांधार, ठीक है, पाकिस्तान में। और मथुरा और दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में एक तो गांधार और एक मथुरा यूपी में पड़ता है और गांधार जो है पाकिस्तान में पड़ता है। और दक्षिण भारत में एक वेनगी जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वेनगी कला उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। मथुरा और गांधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिल गया। जो प्रतीकात्मक रूप था वो मानव रूप मिल गया। बुद्ध की मूर्तियाँ मानव रूप में दिखने लगी, ठीक है। गांधार की मूर्तिकला की परंपरा में बैक्ट्रिया, पार्थिया और स्वयं गांधार की स्थानीय परंपरा का संगम हो गया। हाँ,